बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज 14 अगस्त है। आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। हमारी इस मौके पर दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी और हकीकी मानों में आज़ादी नसीब हो। पाकिस्तान को IMF के कर्ज़ों से आज़ादी नसीब हो। पाकिस्तान को उन ताकतवर या ताकत के नशे में चूर उन ताकतों, आलमी ताकतों से पाकिस्तान को आज़ादी नसीब हो जो पाकिस्तान को अपने ज़ेरे तसल्लुत रखना चाहते हैं और पाकिस्तान से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान को उन हुक्मरानों से आज़ादी नसीब हो जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस ना हो, यानी जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस ना हो और पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिए जाएँ, उनसे आज़ादी नसीब हो और अवाम का राज हो, हुक्मरानी अवाम की हो, जमहूरियत का राज हो, फ़ैसले अवाम करें अपने लिए और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो जाए जो फ़ख्र से अपना सर बुलंद करके अपना तारुफ़ कराते हैं। अगरचे अभी भी हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, दुनिया में जहाँ जाते हैं हम डंके की चोट पे कहते हैं कि पाकिस्तानी हैं, लेकिन अल्लाह करे कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो चौथे नंबर पर है, नीचे से चौथे नंबर पर, वो ऊपर से चौथे नंबर पर आ जाए और पाकिस्तान की कदर व मंजिलत में मज़ीद इजाफ़ा हो। अल्लाह ताला क्योंकि इसकी बका में हमारी बका है, इसकी तरक्की में हमारी तरक्की है। और अल्लाह करे कि इस मौके पर मैं दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान को जो दुश्मन हैं, जिन्होंने दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलाई, जिन्होंने दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया और जो दहशतगर्दों के आलाकार हैं, उन सबको नीस्त व नाबूद करे और पाकिस्तान को दहशतगर्दों से महफूज रखें। कल रात मार्का हक़ की एक शानदार तकरीब हुई। उस तकरीब में हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्निटरीज़ आई हुई थी। आर्मी चीफ़ भी थे, फील्ड मार्शल थे, सदर पाकिस्तान भी थे, वज़ीर आज़म भी थे, वज़रा भी थे, DGI-SPR भी थे, गालिबन DGI-SI भी थे और भी अहम शख्सियात उसमें मौजूद थी। गवर्नर्स थे, वज़ीर आला थे। एक गवर्नर मैंने देखे कुंडी साहब, और एक ही वज़ीर आला आई हुई थी मरीम नवाज़ साहिबा, जबकि बाकी वज़राए आला को या तो दावत नहीं दी गई, मेरे इल्म में नहीं है, या तो उन्हें दावत नहीं दी गई या फिर दावत दी गई और वो नहीं आए। सोहेल आफरीदी को तो कम अज़ कम मुझे लगता है कि शायद दावत ही नहीं दी गई होगी। सोहेल आफरीदी अपने कल सारा दिन अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहे, वहाँ इमरान खान से मुलाकात करने की ख्वाहिश करते रहे, अपना आइनी और कानूनी हक़ मांगते रहे, नहीं मिला। अब रात को उन्होंने एहतजाजी रैली निकाली और उनकी रैली में शामिल गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। तो मेरा ख़्याल है सोहेल आफरीदी भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितनी मरीम नवाज़ पाकिस्तानी है। जैसे मरीम नवाज़ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, वैसे ही सोहेल आफरीदी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर चारों वज़राए आला को इस तकरीब में बुलाया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। मरीम नवाज़ का उसमें शिरकत करना और बाकी वज़राए आला का ना होना, और अगर बाकियों को बुलाया गया है तो उन्हें ज़रूर शिरकत करनी चाहिए थी। ये कौमी यकजहती की अलामत होती हैं। लेकिन बहरहाल मरीम नवाज़ उस तकरीब में मौजूद थी और बाकी वज़राए आला मौजूद नहीं थे। ये तकरीब मार्का हक़ की याद में थी और वो जो उसकी यादगार है उसका इफ्तिताह भी किया गया। तो यकीनन मार्का हक़ के मौके पर जो पाकिस्तान को कामयाबियाँ नसीब हुई उसको कल सब ने मिलकर याद किया। इससे कौम का जज्बा, जोश व जज्बा बढ़ता है और कौम की यानी हुब्बुल वतनी पैदा होती है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसके समरात ज़्यादा अच्छे समेटना चाहते हैं और वाकई चाहते हैं कि लोग हुब्बुल वतनी के जज्बे से मज़ीद सरशार हों, तो यहाँ मुसावात का निज़ाम लाना होगा। मुसावात का निज़ाम, तमाम सियासी जमातों के लिए एक जैसा निज़ाम, तमाम सियासी रहनुमाओं के लिए एक जैसा निज़ाम, तमाम वज़राए आला के लिए एक जैसा निज़ाम, तमाम सूबों की अदालतों का एक जैसा निज़ाम, तमाम शख्सियात के लिए एक जैसा निज़ाम, तमाम यानी गरीब और अमीर के लिए एक जैसा निज़ाम, मुसावात का निज़ाम, तो ये कायम करना होगा। और मेरा ख़्याल है कि मुसावात एक ऐसी किसी भी कौम की एक ऐसी खूबी होती है जो उस कौम को आगे बढ़ाने में और तरक्की दिलाने में मदद देती है। तो जब तक हम मुसावात के निज़ाम को कायम नहीं करेंगे और ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर पाकिस्तान में फ़ैसले नहीं होंगे, फ़ैसले होंगे, तो तब तक मेरा ख़्याल है कि हम आज़ादी के जश्न को पूरी रूह के साथ सेलिब्रेट करते हुए थोड़ा सा हिचकिचाएँगे और हम कहेंगे कि हम यानी हमारा दिल और जिगर जान सब कुछ इस वतन पर कुर्बान, क्योंकि हमने सुन रखा है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा होती है। लेकिन जो खामियां कमज़ोरियां हैं उन्हें भी बहरहाल हमें दूर करना है। नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने दो तीन दिन पहले एक चैलेंज दिया और कहा कि मेरे हलके में PTI 100 बंदे नहीं निकाल सकती, 100 बंदे निकाल के दिखा दे तो मैं मान जाऊँ।
तो नौशीन इफ्तिखार साहबा ने ये कह दिया, और जाहिर है मैंने उस पर यह ट्वीट किया कि नौशीन इफ्तिखार साहबा का ये कॉन्फिडेंस बुनियादी तौर पर इस बात का इजहार है कि 100 बंदे पीटीआई को निकालने नहीं दिए जाएंगे। यानी उन्हें कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि पीटीआई 100 बंदे निकाल नहीं सकती, उन्हें यकीन ये है कि पीटीआई 100 बंदे निकालने पीटीआई को दिए नहीं जाएंगे। यानी पुलिस जो है वो इतनी ताकतवर है एक पुलिस स्टेट में कि पुलिस जो जिस तरह से जुल्म जबर करती है और जिस तरह से लोगों को मार कुटाई करती है, उठा उठा के फेंकती है और पर्चे एफआईआर काटती है, तो अब 100 लोग भी निकलने के काबिल नहीं रहे। तो उनके कहने का मतलब यह था। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई की जो मकामी क़यादत थी उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा कि 100 बंदे तो क्या, हम हज़ारों बंदे निकाल सकते हैं, लाखों बंदे निकाल सकते हैं। और किया उन्होंने ये कि डस्का से PP51 डस्का है, यहाँ से वकास इफ्तिखार भट्ट है, वो अपने साथियों के साथ मकामी क़यादत के साथ गए और तहसील के तंजीम के साथ गए और 108 अफराद के दस्तखत के साथ एक दरख्वास्त दायर की। यानी 100 अफराद उन्होंने कहा था कि जमा नहीं हो सकते, यहाँ 108 अफराद के दस्तखत के साथ उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की। वो एसी के ऑफिस में, डीसी के ऑफिस में गए और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम 20 अगस्त को एक जलसा करना चाहते हैं, हमें जलसे की इजाज़त दी जाए। तो वो पार्टी जिसके बारे में ये दावा किया गया कि 100 लोग जमा नहीं कर सकती, वो 108 लोगों के दस्तखत के साथ चले गए वहाँ पर जलसे की दरख्वास्त लेकर, और वहाँ पर से अमला गायब हो गया। जलसे की दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं किया गया, अभी तक वो कह रहे हैं। वकास इफ्तिखार जो हैं ये फॉर्म 45 पर 2024 का इलेक्शन जीत गए थे PP51 से, और ये जो ज़िशान रफ़ीक साहब से नून लीग के जीते थे, नून लीग के ज़िशान रफ़ीक के उनसे जीते थे, जो अब वज़ीर बल्दियात बना दिए गए। हालांकि वकास इफ्तिखार के 51,000 वोट थे और ज़िशान रफ़ीक के कोई 36,000 के करीब वोट थे। इसके बावजूद, और फिर दिलचस्प बात यह है कि ज़िशान रफ़ीक ने वकास इफ्तिखार को मुबारकबाद भी दे दी थी, और उसके बाद फिर उनको जगाया हिलाया गया कि नहीं नहीं तुम ही जीते हुए हो, और वो सच्ची मुच्ची के फिर उन्होंने यकीन कर लिया कि मैं जीता हुआ हूँ, और फिर 14-15 हज़ार उनको गिफ्ट किए गए फॉर्म 47 पे, वो जीत गए और फिर वज़ीर बल्दियात बना दिए गए। तो वकास इफ्तिखार जो उनसे हारे हैं या फॉर्म 47 पे हारे हैं, वो इन तमाम साथियों को लेकर चले गए और कहा कि हमें जलसे की इजाज़त दी जाए, और अब जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही। अब नौशीन इफ्तिखार साहबा पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जलसे की इजाज़त दिलवाएं और साबित करें जलसे के दिन कि देखो मैंने कहा था कि 100 लोग जमा नहीं हो सकते और 100 लोग जमा नहीं हुए। यानी वो बताएं जलसे की इजाज़त दिलवा के कि देखो 100 लोगों का जलसा भी पीटीआई नहीं कर सकी। तो ये जो बड़क मारना है ना, तो वो फिर बड़क मारे तो फिर तोड़ तक मारनी चाहिए ना, पूरी मारनी चाहिए। वरना पीटीआई की जो क़यादत है वो सारी अब इकट्ठी हो गई है वहाँ पर डस्का में, और वो पीछे पड़ गए हैं कि जी हमें तो जलसे की इजाज़त दें, हम जलसा करना चाहते हैं। हम नौशीन इफ्तिखार साहबा का चैलेंज कबूल करते हैं। अब चैलेंज करने वाला ही अगर भाग जाए तो क्या किया जाए? चैलेंज करके वो भाग गई हैं। अब पीटीआई के वर्कर्स की बात हो रही है, एहतजाज की बात हो रही है, तो आपने ये कारनामा तो देखा था ना 2 दिन पहले कि एक पीटीआई के वर्कर थे लतीफ़ुल्लाह सद्दुज़ई, उनके दोनों हाथ कटे हुए हैं, उनके बाजू यहां से कटे हुए हैं, ये यहां से नहीं कटे हुए, यहां से बाजू कटे हुए हैं, एक ये बाजू भी नहीं है और ये बाजू भी नहीं है, और वो उनकी जो कमीज के बाजू हैं वो लहराते हुए चलते हैं। तो लतीफ़ुल्लाह सद्दुज़ई पर जो है वो एहतजाज के लिए निकले हुए थे, वो वापस आ रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया, और उन पर चार्जेस क्या लगे कि इन्होंने पुलिस पर पथराव किया है और गाड़ी और लाठी और डंडों से हमला किया है, पुलिस पर डंडों से हमला किया है और पत्थर मारे हैं। तो उनको जब जज साहब के सामने पेश किया गया तो उन्होंने जज साहब को कहा कि भाई मैं तो अपने मुंह से मक्खी नहीं उड़ा सकता, अपने मुंह से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता, और मेरे दोनों हाथ जो हैं नहीं, और आप कह रहे हैं कि मैंने पुलिस को डंडे मारे, मैं डंडे कैसे मार सकता हूं, मेरे तो हाथ ही नहीं है, बाजू ही नहीं है, और मैं पुलिस पर पथराव कैसे कर सकता हूं? लेकिन दाद दीजिए उस जज साहब को जिन्होंने उसका जिस्मानी रिमांड पुलिस को दे दिया कि जी जिस जो डंडे इसने मारे थे वो डंडे भी बरामद करने हैं, जो पत्थर इसने मारे थे वो पत्थर भी बरामद करने हैं, और जज साहब ने उसका रिमांड भी दे दिया। तो वो क्या है, हमारे एक उस्ताद हैं इरफान मिल साहब, उनका शेर है कि अंधा होता है कानून उस नगरी का जिस नगरी के मुंसिफ बहरे होते हैं। तो क्या जज साहब को नजर नहीं आया कि इसके हाथ नहीं है? बाकियों पर चलें अपनी कार्रवाई करवा लेते, बाद में एफआईआर फिर खारिज हुई उसकी जब शोर शराबा मचा, लेकिन पहले तो जज साहब ने उसको 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया उसका। तो ये रियासत इतनी अंधी हो चुकी है, यही मैं कह रहा हूं ना कि मुसावात का निज़ाम अगर आप नहीं कायम करेंगे तो हकीकी जश्न आज़ादी मनाना ऐसा लगेगा कि अभी कुछ फासले पर खड़ा है। यानी जश्न आज़ादी तो हम मना रहे हैं, लेकिन अगर हम
इंसाफ के बोलबाला के निज़ाम में मनाएंगे या मुसावात के निज़ाम में जश्न आज़ादी मनाएंगे तो इसका लुत्फ दुबाला हो जाएगा। तो हमारी अदालतें जिन्हें नाकारा कर दिया गया है 26 और 27 के बाद, तो बिल्कुल ही बेचारे चुन चुन के अपनी मर्ज़ी के जजेस लाए जाते हैं, अपने मर्ज़ी के लोग लाए जाते हैं, उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए जाते हैं। बेड़ा गर्क कर दिया गया अदालत का, अदालती निज़ाम का। तो ये इसकी एक अजीब व गरीब मिसाल थी। 2-3 दिन पहले एक बड़ा क्लिप वायरल रहा, मैं उस पर बात नहीं कर सका। वो था ऑनलाइन नजराने और चादरें वाला, कि इसहाक डार साहब खड़े हैं, आप जानते हैं कि वो दाता गंजबख्श हजवेरी, उनकी सारी कंपनियां भी हजवेरी के नाम से हैं। तो वो एक अजीब व गरीब किस्म का उन्होंने कैमोफ्लेज कर रखा है हजवेरी के नाम से बना के। वो जैसे नहीं कोई करप्शन के माल से कोई बड़ा शानदार घर बना लेता है, बंगला बनाता, तो ऊपर लिखता है कि हाज़ा मिन फजल रब्बी, कि यह सब अल्लाह का फ़ज़ल है, हालांकि वो माल करप्शन का होता है जिससे उसने बंगले बनाए होते हैं। तो यहाँ पर इसहाक डार साहब ने भी जो है वो हजवेरी के नाम से अपना सारा सिस्टम रखा हुआ है, कारोबारी निज़ाम। तो वो मोहसिन नकवी साहब के जब खड़े थे तो उन्होंने कहा कि जी ऑनलाइन नजरानों का निज़ाम हमने बना दिया कि बाहर से बैठ के भी आप नजराने भेज सकते हैं, चादर चढ़ा सकते हैं, चादरों के लिए, चादर चढ़ाने के लिए पैसे भेज सकते हैं। आपको मालूम है कि ये देखें, जो मजहबी लगाव है या अकीदत है या मजहबी अकीदा है, उस पर तो मैं कोई बात नहीं करता, वो हर एक का अपना है। वो मेरा मुख्तलिफ हो सकता है, आपका मुख्तलिफ हो सकता है, आपकी राय फ़र्क हो सकती है, मेरी राय फ़र्क हो सकती है, और सबकी राय काबिल एहतराम है। मैं इस बहस में कभी पढ़ता ही नहीं। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि जो चादरें आप चढ़ाने के लिए पैसे देते हैं वो किसके पास जाते हैं, या आप जो गले में पैसे डाल के आते हैं वो कहाँ जाते हैं। आप दाता साहब जाते हैं या किसी भी मियाँ मीर के दरबार पे चले जाएं या किसी भी जगह चले जाएं, तो आप जो पैसे डालते हैं गले में वो कहाँ जाते हैं, वो पंजाब के महकमा औकाफ के पास जाते हैं, यानी पंजाब हुकूमत के पास जाते हैं। ये सारी जो कलेक्शन होती है ये पंजाब हुकूमत के पास जाती है, और बदले में पंजाब हुकूमत फिर वहाँ का इंतज़ाम व इंसराम देखने की ज़िम्मेदार है। अब वो इंतज़ाम पे लगें 50 रुपये और आपके गले से निकले 250 रुपये, तो वो एक अलहदा कहानी। लेकिन बहरहाल ये पैसे पहले पंजाब हुकूमत के पास चले जाते हैं, और फिर पंजाब हुकूमत इनको कुछ अपने टैक्स की मद में इकट्ठा समझ लेती होगी कि हमने इकट्ठा कर लिया, और कुछ वो कह दी होगी चलें हम इसका मौलवी साहब की तनख्वाह भी देंगे, गद्दी नशीन की तनख्वाह भी देंगे, और सफाई का इंतज़ाम भी कराएंगे वगैरह वगैरह। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दाता साहब को आप पैसे देते हैं वो दाता साहब को नहीं मिलते, वो मिलते हैं औकाफ के महकमे को, पंजाब हुकूमत के पास जाते हैं। तो उसको मज़ीद उसका रेवेन्यू जनरेशन के लिए बेसिकली क्या किया गया है कि ऑनलाइन कर दिया गया है, कि नजराने भी ऑनलाइन और चादरें भी ऑनलाइन और खाना भी ऑनलाइन। देखिए, जो खाना आप खिलाते हैं गरीबों को, जो आप खुद देग लेकर जाते हैं या वहाँ से देग खरीद के वहीं पर खड़े होकर तकसीम कर देते हैं गरीबों में, लोग खा लेते हैं, वो तो चलें एक डिफरेंट बात है। लेकिन बहरहाल अगर आप देग चढ़ाने के लिए ऑनलाइन पैसे देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना दें, आपकी चॉइस है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ऑनलाइन जो पेमेंट आप करेंगे वो महकमा औकाफ के पास जाएगी, और फिर महकमा औकाफ अपनी ईमानदारी या अपनी जो है वो जो भी उनका सिस्टम है उसके तहत फिर वो देंगे या नहीं देंगे, वो वट एवर जो भी उनका सिस्टम है। लेकिन आपको चैनल पता होना चाहिए कि ये ऑनलाइन नजराना जो आएगा ये जाएगा कहाँ और किसके पास जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये महकमा औकाफ है जो पंजाब का इदारा है जिसके पास ये जाता है, और यही पंजाब है जिसकी कारकर्दगी के चर्चे सरेआम फिर रहे हैं, और उनका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है 17 प्रोग्राम, हर तीसरे चौथे दिन उस पर कारकुनों की जो 17 पंजाब के तहत मुलाजमीन काम करते हैं उनकी या तो हड़ताल सामने आ जाती है, या शिकायत सामने आ जाती है, या उनका शिकवा सामने आ जाता है। अब फिर फैसलाबाद से खबर आई है कि 17 पंजाब के हवाले से वर्कर्स तनख्वाहों और तिब्बी सहूलियात से महरूम, तनख्वाहें पूरी नहीं दी जा रही, 4 से 6 दिहाड़ियाँ काट ली गई हैं। ये जो उनके वहाँ पर जो कुछ लोग मुलाजमीन हैं वो ये बता रहे हैं। 17 पंजाब की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए हैं। फैसलाबाद में सफाई की सूरत हाल बदस्तूर ख़राब होने की शिकायत आई है। मुलाजमीन के मुताबिक ड्यूटी पूरी लेने के बावजूद मुकम्मल तनख्वाह अदा नहीं की जा रही, बहाने से तनख्वाह काट ली जाती है। एक वर्कर हैं बाबा लतीफ़, उन्होंने कहा कि कई मुलाजमीन की मुतअद्दिद दिहाड़ियाँ काटी गई हैं, तकरीबन 10,000 रुपये तक कटौतियाँ की गई हैं फ़ी वर्कर से। फ़ी वर्कर तनख्वाह किसी की 5,000 काट ली, किसी की 8,000, किसी की 10,000, तो ये तनख्वाहें काट ली गई हैं किसी की छुट्टी के नाम पर, किसी के काम ना करने के नाम पर। वो कहते हैं कि जी मेडिकल सहूलत ख़त्म हो गई है, हज़ारों 17 पंजाब मुलाजमीन को तिब्बी सहूलियात से महरूम कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि जो गुज़श्ता साल नवंबर से कंट्रीब्यूशन जो है वो भी ख़त्म कर दिया गया। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल इसी तरह से छुट्टी के वक्त वो कहते हैं कि अफसरान अचानक निगरानी के लिए पहुंच जाते हैं और वो फिर निगरानी के बहाने पे हमसे मज़ीद काम कराते हैं। तो ये सोतरा पंजाब के मुलाजमीन मुसलसल शिकायत कर रहे हैं। तो ये गुड गवर्नेंस जो है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें तो कम से कम नज़र आनी ही चाहिए ना, वरना फिर आपकी गुड गवर्नेंस पे लोग सवाल उठाएंगे। हड़ताल, हर तरफ हड़तालों की खबरें। पेट्रोलियम डीलर्स हड़ताल पर हैं, काफ़ी दिन से उन्होंने अपने मुतालबात कर रखे थे, वो हड़ताल पर हैं। इसी तरह से गुड ट्रांसपोर्टर जो हैं वो हड़ताल पर हैं। उसकी वजह से सब्ज़ी, आटा, फल सब कुछ महंगा हो गया क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पे हैं। तो ना हुकूमत से ये पेट्रोलियम डीलर्स संभल रहे हैं, ना गुड ट्रांसपोर्टर्स को सेटिस्फाई किया जा पा रहा है, ना ये सुथरा पंजाब के मुलाजमीन। तो गुड गवर्नेंस, ये तजर्बाकार हुकूमत है जिनको इस सारे मामले को डील करने का बहुत तजर्बा है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि हुकूमत की कारकर्दगी का आलम यह है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।